हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड का आज जो पेपर हुआ है उसके 50 नंबर का पोर्शन है, यानी कि एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री का सॉल्यूशन हम अभी देखने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन का देखेंगे और जो यहाँ से आपको आंसर बता दिया जाएगा, चाहे अगर आयोग भी दूसरा आंसर दे दे तो आप लोग क्लेम कर देना, ठीक है। सारे आंसर इतने करेक्ट देंगे कि कोई गुंजाइश ही नहीं होगी उसमें गलत होने की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फीडबैक दे देते हैं। जो साइंस का पोर्शन आया था वो कंपटीशन वाला नहीं आया था, वो नीट वाला आया था। जो मेडिकल विशेष के स्टूडेंट होते हैं वो क्रियाविधि पढ़ते हैं अंदर की, है ना, कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें माइंड के अंदर उनकी क्रियाविधि पूछ ली। तो ये सब चीज़ें नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं किसी कंपटीशन में, और इन क्वेश्चंस का असर भी नहीं पड़ेगा आपके कंपटीशन पर, किसी से भी नहीं बनेंगे, ठीक है। उसी से बनेंगे जिसका बैकग्राउंड मेडिकल वाला रहा हो, बायोलॉजी वाला रहा हो, ठीक। तो देखते हैं 50 क्वेश्चन। सबसे पहले, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ का प्रसिद्ध वन्यजीव गंतव्य है। अभी वैल्यू एडिशन क्लास आई थी, 6 क्लास दी थी हमने फॉरेस्ट गार्ड के लिए, वैल्यू एडिशन जो यूट्यूब पर फ्री में थी। उनको देखोगे उसमें एक कराया था, महाराष्ट्र का है, ठीक। वैल्यू एडिशन से बहुत, जो वैल्यू एडिशन की आपकी 5-6 क्लास थी ना, उससे देखोगे 15-20 क्वेश्चन तो उसी से आ गए हैं, ठीक है। अगला है, ढलान पर उसकी ऊंचाई समोच्च रेखाओं का अनुसरण करते हुए हल चलाने की कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है। ये भी आपका वैल्यू एडिशन क्लास में आया था, ठीक है। और ये क्या है, इसमें तो बोल ही दिया ना, समोच्च रेखाओं का अनुसरण करते हुए, समोच्च रेखा कृषि, सीढ़ीदार खेत बना देते हैं। ढलान है अगर तो पानी बह जाएगा, अगर ऐसे कर देंगे तो कैसे बना देते हैं, सीढ़ीदार कृषि। और ये पढ़ाया हुआ है, वैल्यू एडिशन में पढ़ाया है, नॉर्मल क्लासेज में तो है बहुत डिटेल में। अगला है, कामेंग एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है। ये भी वैल्यू एडिशन में था, अरुणाचल प्रदेश में है। फिर, घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिक पिरामिड का प्रकार है। ये क्वेश्चन आपके थ्योरी क्लास में भी है, रेगुलर में, और एमसीक्यूज में भी है। घास का मैदान जब होता है तो घास बहुत ज्यादा होती है, आप लोगों ने देखा होगा। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है, सबसे नीचे वाले की संख्या होगी, अगर ये बहुत ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर ऊपर वाले की उससे कम है तो ऐसे, और फिर ऐसे। और अगर ऊपर की तरफ जाते हुए पिरामिड का आकार छोटा होता जा रहा है तो इसे बोलते हैं सीधा। तो मैक्सिमम चांस है, मैक्सिमम 99.99% ये क्या होता है, सीधा ही होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अपराइट। अगला आ जाते हैं, बायोडायवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव, बायो फाइनेंस किसके साथ सहयोग में है। तो बायो फाइनेंस की स्थापना ही किसने की है, आपकी यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने की है, ठीक है। कि बायोडायवर्सिटी को संरक्षण के लिए जो भी फाइनेंस की हो व्यवस्था वो की जाती है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, बड़े मिट्टी के जानवरों, विशेष रूप से केंचुआ, ठीक है, और सक्रिय जीवाणु अपघटन की विशेषता वाली मिट्टी कौन सी है। एक और फीडबैक है, जो आपके सॉयल वाले क्वेश्चंस आए थे उसमें अब ये नहीं पूछा है कि कौन सी सॉयल कहाँ पाई जाती है, कैसे क्या है, कुछ नहीं। ये भी आपका जो नॉर्मली पूछे जाते हैं उससे हटके आया था और डिटेल में पूछा गया है, टेक्निकल टर्म पूछे गए। तो ये कहलाती है मल मिट्टी, क्योंकि केंचुआ जो होता है या इस तरीके के जो भी अपघटन होते हैं वो अपने मल से ही तो मिट्टी को उर्वर बनाते हैं, है ना। आगे चलते हैं, बेदा थंगल, इसमें ना जाना, इसका इंग्लिश पढ़ लिया करो कभी कभी, ठीक है। बेदा थंगल वर्ड सेंचुरी कहां पर है, ये आपका देखो सेकंड क्लास होगी वैल्यू एडिशन की, बेदा थंगल भी कराया है। एक और वर्ड सेंचुरी आई है आपकी थट्टेकल, ठीक है, वो भी कराया है। तो बेदा थंगल आपकी कहाँ है, तमिलनाडु में। भारत में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये तो सबको पता होना चाहिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट में बार बार बोला है, कहाँ है, देहरादून में। इसके बाद, जैव विविधता के संरक्षण और इसके लाभों के सतत उपयोग के लिए उचित उपाय करने के लिए वर्ष 1992 में आयोजित ऐतिहासिक जैव विविधता सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। 1992 का हर व्यक्ति को याद होना चाहिए, कम से कम नहीं तो 3 या 4 क्लासों में वैल्यू एडिशन की बात हो रही, उसमें भी जिक्र हुआ, लास्ट में हमने एक पीडीएफ दे दी थी, ठीक है। रियो डी जेनेरियो, इसी में यूएनसीबीडी की स्थापना हुई थी, सीसीडी की हुई थी, यूएनएफ ट्रिपल सी की भी हुई थी। आगे चलते हैं, तटीय महासागर निगरानी पूर्वानुमान प्रणाली भारत में किस वर्ष लागू की गई थी। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, मींस थोड़ा ये लोग कोशिश करते हैं। देखो एक चीज समझ लो, मैंने ये देखा यूपी ट्रिपल एस सी के हाल में जो नई एजेंसी है उसकी कोशिश है कि कुछ पोर्शन या कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाएं जो आपको चौंका है, जो नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, तो वो आपके कंपटीशन पर असर नहीं डालते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अब 80 तक पहुंचे ही ना, ठीक है, मुश्किल से पहुंचे, जो बहुत टॉपर होंगे वही 80 तक पहुंचे। तो ये जो आपकी तटीय महासागर निगरानी पूर्वानुमान प्रणाली है,
1990-91, ठीक है। तो 1991 में ये क्या हुई, लागू हुई थी। भारतीय हाथी को क्या कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया है तो इसको बोलते हैं एलिफस मैक्सिमस, या इसी को ही बोलते हैं सब स्पेसीज ऑफ इंडिकस, यानी कि इंडिकस का मतलब होता है जो एशियन हाथी होते हैं उनकी सब स्पेसीज है। 12वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सावेन साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क का सदस्य है। अब ये मुझे बताओ, कोई थोड़ा सा कॉमन सेंस रखने वाला व्यक्ति भी होगा तो वो कर जाएगा, अगर उसे नहीं भी पता है। इसने क्या बोला, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, साउथ एशिया की बात हो रही है, तो साउथ एशिया में जो देश होगा वही तो होगा। ये बाकी देश क्या, ये साउथ एशिया के, ईरान, तुर्की, इराक, ये मध्य पूर्व के देश हैं, है ना, पश्चिमी एशिया मध्य पूर्व तक के देश हैं। तो अपने आप क्या आ जाएगा आपका, अफगानिस्तान, और वैसे भी अफगानिस्तान ही है, अगर याद नहीं है तो भी हो जाना था। अब ये पूछ रहा है, एक जीव है जो कार्बनिक सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन मैंने क्या बोला, कुछ क्वेश्चन इन्होंने ना थोड़े इंटरनल टेक्निकली डाल दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, ऑर्गेनोट्रॉप। क्योंकि थोड़ा सा अगर लगाएगा कोई व्यक्ति तो यहां पर क्या है, कार्बनिक सबस्ट्रेट, कार्बनिक मतलब होता है ऑर्गेनिक, अगर इंग्लिश पढ़ो तो इसमें तो हो ही जाएगा, इंग्लिश में तो लिखा ही है, ठीक। तो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से क्या प्राप्त करता है, ये लिखा है देखो, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्गेनोट्रॉप, अपने आप सेंस लगा के भी व्यक्ति जा सकता था। अगर जिसने भी इंग्लिश वाला पोर्शन थोड़ा पढ़ लिया होगा ना, जहां कंफ्यूजन हो रहा होगा, आपको अभी मैं दिखाऊंगा बहुत से क्वेश्चन इंग्लिश वाले पोर्शन से डायरेक्ट उसकी लैंग्वेज में ही था। न्यू मेटाफोर, न्यू मेटाफोर जिसने भी मैंग्रोव वाला पढ़ा है, बहुत डिटेल में बताया है मैंने कि मैंग्रोव होता है, उसकी जड़ें बाहर निकल आती हैं जिसमें छिद्र होते हैं जहां से सांस लेती है, और इन्हीं छिद्रों को क्या बोलते हैं, न्यू मेटाफोर। तो किससे संबंधित है, मैंग्रोव से। 2011 में E8 देशों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। E8 क्या है, एलिफेंट 8, ऐसे देश जहां पर एलिफेंट्स पाए जाते हैं और इनके कंजर्वेशन के लिए ही ये बना है E8। तो इसमें कौन शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन था। तो इसमें सोमालिया शामिल नहीं था, बाकी सब शामिल है, कांगो हो गया, केन्या हो गया, बोत्सवाना हो गया, तंजानिया हो गया, ये सब आपके शामिल है, ठीक है। इंडोनेशिया शामिल है, इंडिया शामिल है, 8 देश शामिल है। एक क्वेश्चन और आया E8 पर, थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। अभी आपकी वैल्यू एडिशन में ही होगा, जाके देख लो, केरल। कुछ स्टूडेंटों को मैं देख रहा था ना, जो पढ़ते नहीं है, केवल बातें करते रहते हैं, जगह जगह ग्रुपों में खोजते हैं, बहुत सारे सोर्स कर लेते हैं, उनको आइडिया ही नहीं होता है कि क्वेश्चन तो जो उनको कंटेंट दिया था उसमें से आया, फिर वो मुंह हिलाए घूमते हैं। हर पेपर में उनकी वही कहानी है। शीतोष्ण क्षेत्रों में जहां बर्फबारी आम होती है, वहां मिट्टी के साथ पौधे को उसकी सामान्य स्थिति से ऊपर उठाने के कारण पौधों को होने वाली चोट को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, जो आपके ऑप्शनल होते हैं ना, या जीआरएफ वगैरह करते हैं एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री से, उनमें आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन तो इन्होंने डाले हैं थोड़े से टफ, इसे बोला जाता है हीविंग, ठीक है। हीविंग बोला जाता है या फ्रॉस्ट हीविंग भी बोला जाता है, क्योंकि बर्फबारी से होती है ये चोट। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स का कन्वेंशन है, एक सम्मेलन है, मतलब ये तो पढ़ा है, रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर में, और वैल्यू एडिशन में भी ये आया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की रूपरेखा, बिल्कुल कई बार बोला है, 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना बनी, वैल्यू एडिशन क्लास में कम से कम 2-3 बार आ गया, मतलब 6 क्लासेज में 2-3 बार रिपीट हुआ है। निम्न में से किस देश में दुनिया की सबसे अधिक बाघों की आबादी है। बाघ रिपोर्ट मैंने 2 बार करा दी है लास्ट 1 महीने के अंदर, और उसमें बताया कि पिछली जो रिपोर्ट आई थी वो 2018 में आई थी, फिर 2022 में आई, अब आगे आएगी 26 में, 4 साल में होती है। पहली चीज तो एक और क्वेश्चन इस पर है। दूसरा है कि भारत में दुनिया की 2/3, कम से कम 2/3 बाघ भारत में है, 70%, 2/3 से भी ज्यादा है, 70% बाघ भारत में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, भारत, कोई शक नहीं होना चाहिए। पिलो पेन के नीचे एक अभेद परत बनाने के लिए स्थिर पानी की स्थिति में किए गए जुताई ऑपरेशन को क्या कहा जाता है। इसका क्या हो जाएगा, ए, पडलिंग। आगे चलते हैं, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का माप क्या है। मैंने बिल्कुल नॉर्मली बताया था कि मनुष्य जो मांग होती है, मनुष्य की क्या होती है, मनुष्य पॉल्यूशन फैलाएगा, प्रदूषण फैलाएगा, तो फिर क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक पदचिन्ह, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, ठीक है।
ये भी आपका वैल्यू एडिशन में कराया है। इस प्रक्रिया में मिट्टी के एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स पर सोडियम आयनों का संचय शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप सोडिक मिट्टी का निर्माण। ये थोड़ा टेक्निकल आया था, थोड़ा सा डीपली जैसे नॉलेज होगा वही कर पाएगा, ठीक है। तो सोडिक मिट्टी सोलोनिड्स का निर्माण होता है। इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एल्कलाइजेशन, या इसी को बोलते हैं सोडिनाइजेशन। एल्कलाइजेशन। आगे चलते हैं। निम्न में से किसे दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? आप क्लास उठा लो, उसमें सारे फैक्ट शुरुआत में ही दिए हुए हैं। अमेरिका का है येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर एक गीजर भी है बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। ऐसी प्रजातियां जिनकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों के समूह की उपस्थिति को इंगित करती हैं। अब देखो इसमें अगर जिसने भी ये शब्द पढ़ लिया होगा ना, इंगित, इंगित का अंग्रेजी पढ़ो इंडिकेट्स। कुछ लोग इसको कीस्टोन लगा के आए हैं, वो गलत करके आए हैं। कीस्टोन प्रजातियां वो होती हैं जो अन्य प्रजातियों की जनसंख्या को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता बनी रहती है, उसके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ये इंगित करने वाली प्रजातियां बिल्कुल है। ये कौन सी हो जाएंगी आपकी, संकेतक, इंडिकेटर स्पेसीज बोलते हैं इनको, ठीक है। जैसे फ्रॉग हो गया आपका। आगे चलते हैं। अभियान E8 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ई एलिफेंट, अभी बताया है, सारी कंट्रीज भी बताई हैं, तो हाथी। आमतौर पर एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह है जो एक विशिष्ट समय के दौरान एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा करता है। ये वैसे आप जाओगे आपकी क्लासेज में, नॉर्मल क्लासेज में ये है, ठीक है। जीव होता है, फिर समुदाय बनता है, फिर जनसंख्या बनती है, और ऐसे MCQs में भी होंगे। लेकिन अगर कॉमन सेंस भी लगा लोगे तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब पॉपुलेशन, अभी टाइगर रिपोर्ट है तो टाइगर की पॉपुलेशन की गणना हुई है ना। टाइगर क्या प्रजाति है, तो एक ही प्रजाति की जनसंख्या जो होती है, तो वो जनसंख्या ही निर्धारित करती है कि एक ही प्रजाति के जीव है यहाँ पर, ठीक है। जैसे अभी जनगणना हो रही है इंडिया की, तो क्या है, एक ही प्रजाति, मनुष्य प्रजाति की जनगणना हो रही है। फिर बाष्पीकरण को कम करने, खरपतवार को वृद्धि को प्रतिबंधित करने और मिट्टी के तापमान को बनाए रखने के लिए पौधों के अवशेष, अभी बताया मल्चिंग, पौधों के अवशेषों, पुआल, पत्तियों को क्या करते हैं, खेत पे ढक देते हैं, है ना, जिससे कि बाष्पीकरण कम होता है, नमी बनी रहती है, इसके बाद उसमें और उर्वरता भी बढ़ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, मल्चिंग। आगे चलते हैं। ये देखो, ये आपका आ गया क्लासेस से, पिछली बार बंदरोगा वालों में भी आया था, यहाँ पे भी आया कि शीतोष्ण वनों को शोला नहीं कहा जाता है। मैंने बताया था कि साउथ में पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों पर 3000 मीटर से ऊपर क्या हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। तापमान कम हो जाता है तो शीतोष्ण कटिबंध बन जाता है। तो 3 पहाड़ियां, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी, इन तीनों पर 16 वन होते हैं। और कहाँ नहीं होते हैं, डफला पहाड़ियां, मिरी, अबोर, डफला, ये सब आपके कहाँ है, मेघालय तरफ, नॉर्थ ईस्ट में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, समझ में आ गया होगा ना, डफला। भारत की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के हिसाब से कितने ज्योग्राफिकल एरिया पर वो होना चाहिए, ये तो बताइए ना, 1/3 पर, 33% अपने आप हो जाएगा। कई बार हुआ, ये तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मिट्टी और महासागरों में पाए जाने वाले डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अगर जिसने भी नाइट्रोजन चक्र पढ़ा होगा तो मैंने बताया है कि जो एस्परजिलस ये सब होते हैं, ये क्या करते हैं, पहले N2 को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को NH3 या NO3 में बदलते हैं आयन में, तब इसको पौधे अवशोषित कर पाते हैं। जब पौधों में ये सारी चीज आ जाती है तो फिर NH3 और NO, इन सबको फिर से जब पौधे नष्ट हो जाते हैं, फिर से N2 में बदलने का काम कौन करता है, स्यूडोमोनास, और इसे ही बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग। तो क्या होगा, स्यूडोमोनास। आगे चलते हैं। वर्ष के वन संरक्षण अधिनियम से भारत में वनरोपण प्रक्रिया में तेजी आई। अब ये तो पता है वन संरक्षण अधिनियम कब आया, 1980 में। इसमें तो शक ही नहीं होना चाहिए, दो है, एक भारतीय वन अधिनियम है आपका 1927 का, वन संरक्षण है 1980 का, काम खत्म हो गया। पक्के बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। चारागाह खाद्य श्रृंखला का प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, इसमें भी कुछ लोग गलत करके आए होंगे, ठीक है। चारागाह खाद्य श्रृंखला होती है तो चारागाह होता है, फिर आपने देखा होगा उसको कौन खाएगा, कोई ना कोई शाकाहारी खाएगा ना सबसे पहले, क्योंकि चारागाह से शुरू हो रही, तो शाकाहारी पहले चारा तो खाएगा, फिर शाकाहारी को मांसाहारी खाएगा। क्या इसमें शाकाहारी है, नहीं है, ये तो खाद्य श्रृंखला के पार्ट ही नहीं होते हैं, विषाणु जीवाणु। पौधे उपभोक्ता होते हैं, ये क्या होते हैं, नहीं, पौधे उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता नहीं। तो ये तो उपभोक्ता है ही नहीं और मांसाहारी हो नहीं सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ई।
हाँ, ये बैचेज की जानकारी है। सब इंस्पेक्टर बैच चल रहा है ऑलरेडी। आपका 100 नंबर का जो मूल विधि जीएस पॉलिटी है वो समाप्त होने को आया है। इसके बाद हिंदी पर आएंगे। 200 नंबर ऐसा करा देंगे कि एक भी क्वेश्चन मुश्किल है बाहर से जाएगा। आराम से एप्लीकेशन पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। अभी 100 रुपये का कूपन दिया गया है। जैसे ही बाई नाउ पर क्लिक करोगे कूपन आ जाएगा। एप्लीकेशन के लिए प्ले स्टोर पर जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करो, एप्लीकेशन आ जाएगा। ऑल कोर्सेज में जाओगे तो कोर्स दिख जाएंगे। सेम जूनियर असिस्टेंट 3284 इसका भी कोर्स चल रहा है, इसे ज्वाइन कर लो। 15 तारीख को इसका टेलीग्राम ग्रुप बनेगा। अब केवल 2 ही बैच चल रहे हैं और इसमें हिंदी शुरू हो जाएगी आपकी 15 तारीख से। पहले 30 नंबर की हिंदी और कंप्यूटर कराई जाएगी। इसके बाद अगली सारी चीज़ें ऐसी करा देंगे कि यहाँ पर भी वही होगा। अभी फॉरेस्ट गार्ड में आप लोग देखोगे ना, जितने हमारे ग्रुप में अगर थोड़ा भी सीरियस होगा स्टूडेंट उसका हो जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और कोई प्रॉब्लम हो रही तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं यहाँ से, जैसे पता है, वो भी जरूर चीज़ों को शेयर किया करें। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन की प्रक्रिया या ऑक्सीजन के नियंत्रित वातावरण में जलाई गई सामग्री निम्न में से किससे अभी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, प्रदूषण पर वैल्यू एडिशन क्लास आई थी, उसमें बताया था कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। पायरोलिसिस, हाई टेम्परेचर पर जलाते हैं, क्योंकि जलाने की और भी वो होती हैं प्रक्रियाएं। यहाँ पर कुछ और दी नहीं, केंचुआ खेती, फ्लोरीकल्चर, सेरीकल्चर, ये सब खेती से संबंधित है। तो दहन का तो एक ही था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी। वन्य जीवन सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसमें अगर जाओ तो अमृता देवी का, जो भी एनवायरनमेंट पढ़ रहा होगा सबने नाम सुना होगा। अमृता देवी बिश्नोई इतनी महान महिला थी कि समझो वन्य जीवन संरक्षण के लिए इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया था, तो इन्हीं के नाम पर अवार्ड है। अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष, अभी मैंने पहले भी जिक्र किया है, 2018 में आई थी, फिर 22 में आई, अब 26 में आएगी। तो क्या हो जाएगा आपका 4 वर्ष पर। ठीक है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है वो 2 वर्ष पर और बाघ आकलन 4 वर्ष पर। निम्न में से कौन हाइड्रोऑर्फिक मिट्टी का लक्षण है? हाइड्रोऑर्फिक मिट्टी का लक्षण, इसमें मैं बताता हूं क्या होता है। हाइड्रोऑर्फिक में क्या है, जल से भरा रहती है वो मिट्टी। जब जल से लगातार भरी रहती है तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी, एक बार इसको ए वाला देख लेना। ए मैं कंफर्म नहीं हूं, डेवलपमेंट ऑफ गिलेई। ठीक है, क्योंकि इसका इन्होंने हिंदी नहीं लिख रखा है क्या है ये गिलेई, बट ये कंफर्म है, बी कंफर्म है। ए को एक बार आप लोग थोड़ा सा गूगल कर लेना है। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 2005 में। ठीक है, ये तो सारा लिखा है, अभी लिखा है, वैल्यू एडिशन क्लास में आपका आया है। और ये सारी चीज़ 16 फरवरी 2005 को ये लागू हुआ था। वह पौधा जो क्षारीय मिट्टी को सहन नहीं करता है क्या कहलाता है? कैल्सीफ्यूज। आगे चलते हैं। पुष्प प्रज्वलन के लिए आवश्यक प्रकाश काल की लंबाई के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा लघु दिवस पौधा नहीं है? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, जैसा मैंने बोला इन्होंने कोशिश की है, कुछ क्वेश्चन ऐसे उठा के दिए नॉर्मली लोग नहीं पढ़ते। एग्रीकल्चर वाले जो जाएंगे ना, मास्टर वगैरह करते हैं, वो शायद वो भी नहीं पढ़ते होंगे ये सारी चीजें। इसमें हो जाए गेहूं। गेहूं का पौधा क्या है आपका? लॉन्ग डे पौधा है। बाकी सब क्या है? लघु दिवस पौधा है, शॉर्ट डे वाले हैं बाकी सब। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? बिल्कुल आपकी रेगुलर क्लासेज में, एमसीक्यूज में, सब जगह है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ और एमपी। क्या इसमें है? नहीं है, तो ई हो जाएगा। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से पूर्वी हवाएं, ये क्वेश्चन आपका बायो ओर से पूछ दिया, ज्योग्राफी से। ठीक है, अब हो सकता है, मुझे नहीं याद है, रेगुलर क्लासेज में अगर आपको समझाया, AITCZ वगैरह भी समझाया था, होगा वहां पर, इतनी समझ बन गई होगी। लेकिन ये इसमें पूछने का कोई मतलब नहीं है। ये हवाओं का रुख होता है, ऐसे करके होता है। 3 पार्ट में बांट लो, 0 डिग्री, फिर 30, फिर 60, फिर 90। तो यहाँ पर जो चलता है इसको बोलते हैं हेडली, फिर होता है फेरल, फिर होता है पोलर। तो ये कौन सा पूछ रहा है आपका? भूमध्य रेखा की दोनों ओर, यानी 0 डिग्री के दोनों ओर, तो हेडली हो जाएगा आपका, हेडली सेल होती है। फिर शहरी केंद्रों जैसे ग्रीन बेल्ट, पार्क, शहर, सड़क किनारे, रास्ते में, उसके आसपास सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाली भूमि पर पेड़ों का पालन और प्रबंधन क्या कहलाता है? लिखा ये शहरी केंद्र, शहरी वानिकी हो जाएगी। बाकी हो सकता है मियाँ बाकी तकनीक भी शहरी वानिकी से ही संबंधित है,
तो अगर ऑप्शन करीब करीब दें तब तो लोगों को दिक्कत हो, ऑप्शन बहुत दूर है तो कोई मतलब ही नहीं, तुरंत हो जाना है। पौधे के किसी भी हिस्से की नोक के आमतौर पर पीछे की ओर प्रोग्रेसिव डाइंग को संदर्भित करता है। ये भी आपका काफी डीप क्वेश्चन पूछ दिया है। और अगर इसमें इंग्लिश में जाओगे, हिंदी में भी लिखा है वैसे कि क्या है, डाइंग और बैकवर्ड, यहां से उठाओगे तो डाई बैक आपका अपने आप आ जाएगा। और वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। जलवायु परिवर्तन पर घरेलू अनुसंधान को बढ़ावा देने और देश की जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञता का निर्माण करने के प्रयास में जलवायु परिवर्तन आकलन संबंधी भारतीय नेटवर्क किस वर्ष शुरू किया गया? ये भी क्वेश्चन अच्छा था, इसका हो जाएगा 2009। अगले पर आते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का हिस्सा है? अब सतत कृषि मिशन की अगर बात होगी तो नॉर्मल है ना, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी सतत कृषि मिशन, कृषि वाली चीज में क्या होता है, कृषि जल का प्रबंधन और कृषि मृदा का प्रबंधन, ये तो दो होने ही होने हैं। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। निम्न में से किसे भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील माना जाता है जिसका इतिहास 300 ईसा पूर्व पुराना है? अब ये बताइए, जिसने भी जीएस में हिस्ट्री पढ़ी होगी, एंशियंट हिस्ट्री, वो ये कर, मौर्य काल में निर्माण हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, गुजरात में है सुदर्शन झील, जूनागढ़ में है ना, उसका निर्माण हुआ था। पर अशोक ने इसका, स्कंदगुप्त ने भी पुनर्निर्माण कराया, अशोक ने कराया, तो ये वहां से क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। शेल्टर वेल्ट प्लांटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? शेल्टर वेल्ट प्लांटिंग आप लोग देखना, ये वाली जो आपकी वैल्यू एडिशन क्लास में कराई गई थी, जब एग्रो फॉरेस्ट्री कराई थी, उसमें शायद इसका जिक्र है। और वैसे जितनी भी प्लांटिंग होती है उसका एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मिट्टी का कटाव रोकना, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के, मिला लेना किसी भी क्वेश्चन में, जैसा मैंने एक में बताया वो वाला आप देख लेना, एक तो उसका ऑप्शन सही है, बाकी किसी में कोई डाउट होने की संभावना नहीं है। जो नंबर आ रहे रियल नंबर अपने बताना। जो स्टूडेंट बार बार कहने के बाद भी बताएंगे चीजें नहीं पढ़ते हैं, बहुत कंटेंट इकट्ठा करते हैं, बहुत डाइवर्ट रहते हैं, दिक्कत उनको होती है। अगर पेपर टफ आया, आउट ऑफ द बॉक्स आया, तो उतने नंबर में तो कंपटीशन ही नहीं होता है ना। साइंस में आज बोल रहा हूं कि साइंस के क्वेश्चन में कंपटीशन नहीं है, ठीक है। तो बाकी के बचे हुए, कंप्यूटर बहुत इतना इजी कर दिया था कंप्यूटर, अगर आप लोग देखोगे कब इजी हुआ कंप्यूटर, जब इन्होंने पैटर्न चेंज किया, स्टूडेंट परेशान हुए, नहीं तो पहले 15 में से 6-7 नहीं होते थे, आज लोगों के 14-15 हो रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर के नए पैटर्न आधारित हमने पूरा कंटेंट दे दिया, वैल्यू एडिशन पीडीएफ प्लस 1000 एमसीक्यू, अब सब उसी में से आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। तो ऐसे ही करके अगर पढ़ोगे, मुझे ऐसा लगता है जो यहाँ के स्टूडेंट हैं कम से कम 10 से 15 नंबर का एज है इनके पास इस पेपर में, ठीक है। बाकी अगर आप लोग बोलोगे तो बचे हुए 50 का भी हम सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे थोड़े टाइम के बाद। आप लोग बताना कमेंट में क्या है, बाकी मिला के अपने नंबर्स बताना, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर यही है। साइंस आप बाहर कर दो, कंप्यूटर यूपी स्पेशल सिंपल आया था, तो आराम से डिसाइड यहाँ से होगा कि आप कितने आगे रहोगे। चलिए, बाकी शेयर कर दीजिए सभी ग्रुपों में, इसको शेयर कर दो। आगे के जो 2 बैचेज चल रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट 3 to 8 4 की अगर तैयारी करनी है, बिल्कुल ज्वाइन करो, टेंशन फ्री होकर पहले दिन से मेहनत करनी शुरू कर दो। अगर सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी सेम है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।